हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सा फिनोमिना किया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आज हम उसी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। पार्टिकल नेचर को एक और फिनोमिना ने एक्सप्लेन किया था। कौन सा फिनोमिना था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने तुम्हें बताया भी था। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस सुनने का ज्यादा है, लिखने का कम होता है इनके अंदर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा, मान लेते हैं आपके पास कोई मेटल है, कोई भी हमने क्या ले लिया, मेटल ली। हमने क्या की, कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर डाल दी। सर्टेन फ्रीक्वेंसी लाइट स्ट्राइक विद द मेटल सरफेस। इस मेटल की ये सरफेस है, इसके साथ कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट टकराई। जैसे ही टकराई तो इसमें से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन को निकलने को ही क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम दिया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ मेटल्स मेनली जैसे कि सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये जो मेटल्स होती हैं, इनके साथ जैसे ही कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट टकराती है, टकराते इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रोसेस ऑफ ejection of electron from a metal surface when a light of certain frequency strike with the metal। मेटल के साथ कोई लाइट टकराई, टकराते इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेनली इसमें कौन सी मेटल पार्टिसिपेट करते हैं? ये फर्स्ट ग्रुप, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये फर्स्ट ग्रुप की मेटल सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इन मेटल का जो साइज होता है वो कैसा होता है? लार्ज। इन मेटल का साइज कैसा होता है? लार्ज। और आपने 10th में पढ़ा होगा, जिन मेटल का साइज लार्ज होता है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, उसकी वैल्यू क्या होती है? लो। यानी कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी की लाइट टकराई, इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इसलिए क्या कह रहा है, ये जो मेटल्स होती है इनका साइज होता है लार्ज, इसलिए इनमें से क्या है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। कोई भी इसके साथ लाइट टकराई तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं और इसी फिनोमिनन को हम क्या नाम देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्हीं के द्वारा शो किया जाता है। इसलिए पोटासियम, सीजियम, इन मेटल्स को मेनली सोलर प्लेट्स जो होती है ना, सोलर प्लेट्स, यानी कि सोलर प्लेट्स में क्या होता है? सीधा लाइट से क्या बनता है? करंट, जिसको हम यूज करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है, तो वो इसी फिनोमिना के ऊपर होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गया है? नहीं आ गया? अरे किसी मेटल से लाइट टकराई, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ रिजल्ट्स निकाले गए। तो रिजल्ट्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम दिस फिनोमिना। तो ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द फिनोमिना, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन थी? ऑब्जर्वेशन विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम दिस फिनोमिना, फ्रॉम दिस फिनोमिनन। इस फिनोमिना से कौन कौन से रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए गए? सबसे पहले तो क्या कहा गया? सबसे पहले ध्यान से सुनिए, बिल्कुल इसमें तभी पार्टिकल नेचर का पता चलेगा आपको, भाई इस फिनोमिना ने कैसे पार्टिकल नेचर दिया है। हम कह रहे हैं ना भाई पार्टिकल नेचर है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन करेगा? जैसे ब्लैक बॉडी ने एक्सप्लेन किया था। तो देखिएगा, सबसे पहले इसने कहा ये मेटल है, इस मेटल से जैसे ही लाइट स्ट्राइक हुई, सेम टाइम पे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। नो टाइम गैप, कोई भी टाइम का गैप नहीं था, भाई पहले लाइट टकराई उसके कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन निकले, नहीं, जैसे ही लाइट टकराई इलेक्ट्रॉन निकल गए। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइट के टकराने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई भी टाइम गैप नहीं है। एज द लाइट स्ट्राइक विद द मेटल, एज सून इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। जैसे इससे लाइट टकराई, बहुत फास्टली इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो क्या है? एज लाइट स्ट्राइक विद मेटल,
strike with metal, electron eject instantly without any time lag या any time gap। इनके अंदर कोई भी टाइम में गैप नहीं आया, जैसे ही लाइट टकराई इलेक्ट्रॉन निकल गए, विदाउट एनी टाइम गैप, कोई भी टाइम में गैप नहीं हुआ, जैसे ही लाइट टकराई इलेक्ट्रॉन निकल गए, नो टाइम गैप, कोई भी टाइम में गैप नहीं आया कि पहले लाइट टकराएगी उसके कुछ समय के बाद। इट मींस, इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनिए, इस लाइट का इस मेटल से टकराना इट इज ए इलास्टिक कोलिजन। यह भी कहा गया लाइट का मेटल से टकराना ये एक इलास्टिक कोलिजन होता है। कैसा होता है ये? इलास्टिक कोलिजन है। क्या मतलब है इलास्टिक कोलिजन का? इलास्टिक कोलिजन का मतलब है यानी कि इसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, नो एनर्जी लॉस, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है। मतलब लाइट टकराई, इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस बीच में कोई भी ऐसा एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, यानी कि यहां पे एनर्जी लॉस बिल्कुल भी नहीं है। और एनर्जी का लॉस केवल वहां पे होता है जहां पे वेव नेचर हो, जहां पे कैसा नेचर हो? वेव नेचर हो। इसका मतलब यहां पे कोलिजन इलास्टिक है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। जैसे कि पहले ये मेटल हॉट हो गई हो, हॉट होने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हो, और वो हॉट होने के बाद इसने कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में छोड़ दी हो। इसने ऐसा कुछ नहीं किया, लाइट टकराई, इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसका मतलब इन दोनों का टकराना, इन दोनों का कोलाइड होना, ये एक इलास्टिक कोलिजन है। और इलास्टिक कोलिजन हमें यह कह रहा है कि इसके पास वेव नेचर नहीं है। लाइट के पास वेव नेचर ही नहीं, कैसा नेचर भी होता है? पार्टिकल नेचर। क्यों? पार्टिकल नेचर के कारण ही ये इलास्टिक है। अगर वेव नेचर होता तो ये इलास्टिक नहीं होता। तो कोलिजन इज इलास्टिक ड्यू टू पार्टिकल नेचर। तो आप क्या लिखोगे? स्ट्राइकिंग ऑफ या कोलिजन ऑफ लाइट विद द मेटल इज ए इलास्टिक कोलिजन विच शोज दैट लाइट है पार्टिकल नेचर। जिससे हमें क्या मिल रहा है? लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। अगर वेव नेचर होता तो यहां पे एनर्जी का लॉस होता। एनर्जी का लॉस कैसे नहीं हुआ आगे बताऊंगा, अभी तो सिर्फ इतना याद रखो, लाइट टकराई, इलेक्ट्रॉन निकले, इसका मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। वो भी बताऊंगा कैसे नहीं हुआ, आगे देखिएगा। अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो यहां से कैसा नेचर है? पार्टिकल। क्यों? पार्टिकल, लाइट के पास पार्टिकल थे, मेटल भी एक पार्टिकल है, पार्टिकल से पार्टिकल टकराया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर वेव टकराती, अगर इसके पास वेव नेचर के साथ ये इसके साथ टकराती तो मेटल के पास पहले मेटल हॉट होती, गर्म होती, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलते। लेकिन इसने कोई टाइम का गैप नहीं दिया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, और इलास्टिक कोलिजन हमें बता रहा है लाइट का कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। सेकंड रिजल्ट क्या निकाला? सेकंड रिजल्ट भी सुनिएगा। अब क्या है सेकंड रिजल्ट? क्या निकाला? सेकंड रिजल्ट निकाला गया, लाइट टकराई मेटल से तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। इट डिपेंड ऑन लाइट इंटेंसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अपनी कितनी इंटेंसिटी की लाइट डाली है, इंटेंसिटी कितनी लाइट डाली है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी डाल लो, सेकंड ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है। और थर्ड क्या थी? थर्ड ऑब्जर्वेशन देखिएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है? मान लेते हैं ये मैंने मेटल ली, इससे कोई लाइट टकराई, और लाइट टकराई, इसमें से नो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। इसका मतलब क्या है? ये भी सुनिएगा। ऐसा कहा गया कि जो ये लाइट होती है ना, इस मेटल से टकराती है, इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए
कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जरूरी है। मान लेते हैं 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट जब डालेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। अगर मैंने यहां पे 8-9 हर्ट्ज की डाल दी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक फिक्स होती है फ्रीक्वेंसी, उतनी तो लाइट होनी चाहिए, उससे ज्यादा की भी आप डाल सकते हो। जैसे कि इसमें से निकालने के लिए 10 हर्ट्ज की चाहिए, लेकिन मैंने यहां पे 12 हर्ट्ज की डाल दी, तो अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट जरूरी है। सभी मेटल का अलग अलग होता है, क्यों? किसी का साइज लार्ज है, किसी का साइज स्मॉल है। स्मॉल साइज वाली मेटल के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए और लार्ज साइज वाली के लिए क्या है? कम फ्रीक्वेंसी की। तो क्या है? टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी, a certain fixed frequency light is required. Fixed frequency light is required called threshold frequency. उस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दे दिया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दे दिया। न्यू नोट से डिनोट करते हैं उसको। क्या है? इसके साथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट होना जरूरी है। जैसे कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। इस मेटल की 10 है। कम से कम भी 10 फ्रीक्वेंसी की लाइट टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। उससे ज्यादा की टकराएगी तो क्या होगा? वो फोर्थ ऑब्जर्वेशन में देखा। तो कम से कम भी क्या कहा गया? एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है। सभी मेटल की अलग अलग होती है, किसी की हाई किसी की लो। उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अरे सिंपल सी बात आपने पढ़ा था, ये स्मॉल साइज है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और लार्ज साइज वाले में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी। पढ़ा था ना 10th में। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाई। वही इसमें है। अरे हर लाइट की क्या है? हर मेटल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट टकराएगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है प्रत्येक मेटल के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या फिर आप लिख सकते हो व्हेन ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट स्ट्राइक विद द मेटल देन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। बोलो, इन तीनों में पूछना है। हो गया। अब क्या कहा गया? फोर्थ ऑब्जर्वेशन में देखिएगा क्या कहा गया। अगर आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की लाइट डाल दी, मान लेते हैं अब इसके अंदर 10 हर्ट्ज की रिक्वायरमेंट है, मैंने 15 हर्ट्ज डाल दी, तो क्या होगा? मैंने 15 हर्ट्ज की लाइट डाल दी, लाइट स्ट्राइक, तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। इसमें से 10 हर्ट्ज तो यूज हो जाएगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। 10 हर्ट्ज तो किस में यूज हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन को निकालने में। 5 हर्ट्ज कहां पे जाएगी? 5 हर्ट्ज देखियो कहां पे जाएगी। ये मेटल थी, लाइट टकराई 15 हर्ट्ज की, ये इलेक्ट्रॉन निकला कितने हर्ट्ज से? 10 हर्ट्ज से। फिर ये चलने लग जाएगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कितनी लगेगी? 15 में से 10 यहां पे लग गई, कितनी बच गई? 5। तो जो 5 हर्ट्ज लाइट बच गई, वो 5 हर्ट्ज की जो लाइट बच गई वो किस में यूज हो जाएगी? फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखो 15 हर्ट्ज की डाली थी, 10 हर्ट्ज तो यूज हो गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और 5 हर्ट्ज किस में यूज हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। किस में यूज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा देखा गया। अब क्या है देखिएगा, अब क्या किया गया? नेक्स्ट टाइम क्या किया गया? इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, 20 हर्ट्ज कर दी। कितनी कर दी? 20 हर्ट्ज। उसमें से 10 हर्ट्ज तो किस में यूज हो गई? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में। फिर क्या है? 10 हर्ट्ज किस में यूज होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहां से क्या कंपैरिजन किया गया? एक मेटल ली गई, उसके ऊपर 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, एक बार कम फ्रीक्वेंसी की, एक बार ज्यादा की। तो यहां से इन दोनों में क्या डिफरेंस देखा गया? जब कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी। जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी की डाली तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी। तो इससे यह साबित हो गया कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। जितनी एनर्जी हम डाल रहे हैं वो सारी की सारी यूज हो रही है। कहां पे? कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और बची हुई किस में यूज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अब यह साबित हो गया, ये कोलिजन जो है कैसा है? इलास्टिक कोलिजन है। बताया था ना, इलास्टिक का मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी। और इलास्टिक कोलिजन हमें यह बता रहा है लाइट के पास कैसा नेचर है?
पार्टिकल नेचर है। कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, समझ आया या नहीं आया? जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली उसमें से सम फ्रीक्वेंसी यूज्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन एंड द रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नो लॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट मींस कोलिजन इज इलास्टिक एंड दिस इलास्टिक कोलिजन सेज दैट रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। तो अब देखिएगा इन ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चला। पहली बात तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये पहले ही बता चुका हूं। किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, पता चल गया। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये किस पे डिपेंडेंट हो गई? यहां पे देखो, जब 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तब तो यूज हुई केवल 5 हर्ट्ज इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो कितनी यूज हुई? 10 हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने वाली तो फिक्स है, उसको तो हमने क्या नाम दे रखा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक मेटल के लिए वो तो फिक्स है, वो तो चेंज होना ही नहीं है, वो तो वहीं पे रहेगी। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो आप मेटल से टकराते हो उस लाइट पे। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। और एक बात और पता चला, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल से टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल से टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। कम से कम कितनी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है। फिर क्या देखा गया? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टकराई काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे, इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी पे। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में ये अगर कोई रिलेशन चेक करना हो तो कैसे रिलेशन चेक करेंगे? तो क्या कहा गया? ये कहा गया लेट, ऐसा माना गया, लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट का मतलब जो लाइट आपने डाली है मेटल के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू मान ली। क्या मान ली? न्यू। और क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जिसकी आपको जरूरत है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसकी वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूं, क्या मान ली? न्यू नोट। अब क्या है? इस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है इसको एनर्जी में चेंज कर लो। कैसे करोगे? इसमें से इसकी एनर्जी कैसे बनाओगे? E इक्वल टू एच न्यू। फॉर्मूला लगा दूं? अरे इस फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, उसकी मैंने एनर्जी बना ली। कितनी बना ली? E इक्वल टू एच न्यू। और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट है उसकी भी एनर्जी बना लो। उसकी एनर्जी को मैंने क्या नाम दे दिया? E नोट। कैसे बनाओगे? E नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट। तो क्या इस फ्रीक्वेंसी को एनर्जी में चेंज कर लिया, इस फ्रीक्वेंसी को एनर्जी में। मतलब मेटल से इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट टकराई, उसमें से इतनी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में यूज हो गई। अब रिमेनिंग कहां पे यूज होगी? देखो, इसमें से इतनी एनर्जी, यानी कि इतनी एनर्जी में से इतनी एनर्जी किस में यूज हो गई? इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो बची हुई कहां पे जाएगी? मतलब जब मैंने E एनर्जी की लाइट डाली उसमें से E नोट तो यूज हो गई कहां पे? इलेक्ट्रॉन निकालने में। और रिमेनिंग कहां पे यूज हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। मतलब काइनेटिक एनर्जी का और इसका जोड़ किसके इक्वल आना चाहिए? सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? मान लेते हैं मैंने 15 जूल एनर्जी की लाइट डाली, उसमें से 10 जूल तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में और 5 जूल यूज हो गए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। तो इन दोनों का जोड़ इस 15 के इक्वल आना चाहिए ना यार। तो मैंने कितनी एनर्जी की डाली? E। कहां से पता चला? इस फ्रीक्वेंसी जो हमने डाली थी उसमें से न्यू नोट, मतलब इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो इसमें से इतनी इलेक्ट्रॉन निकालने में तो कितनी रह गई? वो किसमें यूज हो गई? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में E नोट का जोड़ किसके इक्वल आना चाहिए? E के इक्वल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बोलो, समझ आया नहीं आया? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन दोनों का जोड़ जो हमने लाइट डाली थी उसके इक्वल आएगा। इसमें से इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में यूज हो जाएगी और रिमेनिंग एनर्जी किस में यूज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये रिलेशन था, क्या था? इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब आप यहां पे थोड़े बहुत फॉर्मूले चेंज कर सकते हो। क्या? E को किसके इक्वल रख सकते हो? एच न्यू रख सकते हैं। E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू E नोट
H न्यू नोट हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी एज इट इज। इस काइनेटिक एनर्जी को यहीं पे रख लो, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आओगे किसका हो जाएगा ये माइनस का। हो गया या नहीं हो गया? दोनों में से क्या कांस्टेंट है? H ले लो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू में न्यू माइनस न्यू नोट। ये आपका रिलेशन था काइनेटिक एनर्जी में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी में। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे डिफरेंट टाइप के। बोलो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे आपने लाइट डाली, उसमें से इतनी इलेक्ट्रॉन निकालने में यूज हो गई और इतनी किस में यूज हो गई? उसकी काइनेटिक एनर्जी में यूज हो गई। बोलो समझ आया या नहीं आया? अब आगे देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखने से पहले क्या कहा गया वो सुन लिएगा। कर दूं फिर इसको रफ? अब देखिएगा क्या एक्सप्लेन किया गया न्यूमेरिकल चलने से पहले। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब क्या बताया गया? ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं इनके पास ड्यूअल नेचर है, ऐसा कहा गया। क्या कहा गया? जो दो फिनोमिना थे, कौन कौन से? डिफ्रैक्शन, जो आपके +2 में आएंगे, इंटरफेरेंस। ये तो क्या कह रहे हैं? ये फिनोमिना कह रहे हैं लाइट के पास वेव नेचर है। रही बात जो अभी अभी हमने पढ़े हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक कौन सा पढ़ा है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये दोनों क्या कह रहे हैं? ये दोनों कह रहे हैं लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? लाइट के पास कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। ये दो फिनोमिना हो गए। तो फिर एंडिंग में क्या कहा गया? ये कहा गया लाइट के पास दोनों नेचर है, वेव नेचर भी और कौन सा? पार्टिकल नेचर भी। लेकिन कैसे? उन्होंने कहा जब लाइट किसी से टकराती है, स्ट्राइक करती है, जब किसी से भी लाइट टकराती है, व्हेन ए लाइट स्ट्राइक विद एनी सरफेस दैट इट हैव पार्टिकल नेचर। इसका मतलब इसके पास कैसा नेचर है? पार्टिकल। बट व्हेन इट प्रोपोगेट, लेकिन जब ये चलती है तो ये कैसे चलती है? वेव की फॉर्म में। ये एक्सेप्ट किया गया और तब कहा गया लाइट के पास कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर। हो गया ना ड्यूअल? दोबारा से सुनो, इन दोनों फिनोमिना से क्या पता चला? जब लाइट किसी से टकराती है तो वो पार्टिकल नेचर, और जब लाइट चलती है तो कैसा नेचर होता है? वेव नेचर। इसलिए कहा गया लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, मतलब वेव नेचर भी है और कैसा नेचर भी है? पार्टिकल नेचर भी है। तो दीज फिनोमिना एक्सप्लेन वेव नेचर बट दीज फिनोमिना पार्टिकल नेचर। इन द एंडिंग इट वाज सेज दैट व्हेन ए लाइट स्ट्राइक इट मींस इट हैव द पार्टिकल नेचर, बट व्हेन इट मूव और प्रोपोगेट इट हैव वेव नेचर। और क्या कहा गया? इसके पास कैसा नेचर है? वेव नेचर है। अब एक दो न्यूमेरिकल देख लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। वे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट 2-3 न्यूमेरिकल आपको बता देता हूं। ओके, ये आपके पास न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। ये कह रहा है व्हेन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा कितनी दी हुई है? 300 नैनोमीटर। कितना दिया हुआ है? वेवलेंथ दी हुई है 300 नैनोमीटर। तो मैंने वेवलेंथ लिख ली, कितनी दी हुई है? 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लो, बेस्ट रहेगा। कैसे चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ मीटर में चेंज हो गया। अब आगे बढ़िएगा। ये कह रहा फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस ऑफ सोडियम, सोडियम की सरफेस पे टकराई। ये लाइट, ये सोडियम मेटल है, इसके ऊपर टकराई। हो गया। आगे क्या कह रहा है? इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट विद द काइनेटिक एनर्जी। जैसे इससे लाइट टकराई तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.68 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर मोल दे रखा है। ध्यान से सुनिए, जूल पर मोल मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने, 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। आगे सुनिएगा, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम। इसमें से ये लाइट टकराई तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कौन सी एनर्जी की जरूरत होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा कितनी है, यही पूछ रखी है ना। तो ये जो लाइट टकराई इसमें से कुछ एनर्जी तो थ्रेशोल्ड में यूज हो गई और बची हुई किस में यूज हो गई? काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला देखिएगा, क्या लिख सकता हूं मैं? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट लिख सकता हूं इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी इलेक्ट्रॉन निकालने में, प्लस काइनेटिक एनर्जी। यस और नो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? जितनी एनर्जी की टकराई उसमें से इतनी यूज हो गई इलेक्ट्रॉन निकालने में और बची हुई किसमें यूज होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास गिवन है,
ये वाली भी गिवन है, कहां पे गिवन है कहोगे सर कहां पे है, और ये आपको कैलकुलेट करनी है, यही पूछा ना, मिनिमम एनर्जी कितनी एनर्जी यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है। ये कहां पे है, अरे ये वेवलेंथ रहा, इस वेवलेंथ को ये जो लाइट डाली थी उसी की तो एनर्जी है, इस वेवलेंथ को आप किस में चेंज कर लो, एनर्जी में चेंज कर लो। कर लेते हैं, कैसे करोगे देखिएगा, कैसे करोगे। E इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, एच न्यू, न्यू किसके इक्वल होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, वैल्यू रख दो तो E इक्वल टू क्या आ गया, एच सी बाई लैम्डा। तो इसकी एनर्जी निकाल लेता हूं जो लाइट डाली थी, तो यहीं पे निकाल देते हैं, एच 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 मल्टीप्लाई सी 3 मल्टीप्लाई 10⁻8, यही होता है, डिवाइड में लैम्डा, ये रहा 300 मल्टीप्लाई 10⁻9। यह आ गई आपकी एनर्जी, किसकी आ गई, जो आपने लाइट डाली थी उसकी एनर्जी। तो अब देखिएगा इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, E इक्वल टू आ जाएगा 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल आएगा। ठीक है, जूल आएगा, एक इलेक्ट्रॉन की आई है ये, लेकिन हमें एक मोल की देखनी है। एक मोल की क्यों, यहां पे काइनेटिक एनर्जी एक मोल की दी हुई है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मल्टीप्लाई, एक मोल की कितनी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, इतने से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास एक मोल की आ जाएगी। एक मोल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3.99 मल्टीप्लाई 10⁻5 जूल पर मोल। तो मैंने एक मोल की ये एनर्जी निकाल ली। बोलो इसमें कोई डाउट हो आपके पास तो आप रख सकते हो। ये पहले एक इलेक्ट्रॉन की आई थी, मैंने एक मोल की, यानी कि एक उसकी आई थी, एक फोटोन की, जो ये आपने फोटोन डाल रखा है उसकी एक फोटोन की, मैंने एक मोल फोटोन की एनर्जी निकाल ली। हो गया इतना। अब ये जो एनर्जी आई ये वाली है, लिख दो यहां पे 3.99 मल्टीप्लाई 10⁻5 इक्वल टू E नोट आपको निकालना है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है 1.68 मल्टीप्लाई 10⁻5। इसको इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा तो E नोट कितना आ जाएगा, E नोट इज इक्वल टू 3.99 मल्टीप्लाई 10⁻5 माइनस 1.68 मल्टीप्लाई 10⁻5। आप इसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। E नोट मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी कितने इलेक्ट्रॉन की आएगी, एक मोल, क्योंकि यहां पे भी एक मोल लिया है, यहां पे भी एक मोल था, एक मोल की आएगी। लेकिन मुझे एक इलेक्ट्रॉन की अगर बतानी हो तो ये तो एक मोल की आ जाएगी, तो इसको कितने से डिवाइड कर देना। अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन की निकालनी है E नोट, तो जितना भी आए उसको कितने से डिवाइड कर देना, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। क्यों, एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे एक मोल इलेक्ट्रॉन कितनी आई, मुझे एक इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, तो एक मोल की जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना, ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की। बोलो बच्चों समझ आया या नहीं आया, ये था सिंपल सा न्यूमेरिकल। हो जाएगा, अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे, एक न्यूमेरिकल और देखिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा, ध्यान से सुन लिया करो। पहले सबसे पहले इसने क्या कहा है, न्यू नोट फॉर ए मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये लिख लेता हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 7 मल्टीप्लाई 10⁻4। सेकंड इनवर्स को एक और नाम क्या होता है, हर्ट्ज। इसको एनर्जी में चेंज कर लूं, E नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट, कर लिया। E नोट इज इक्वल टू एच कितना है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 और मल्टीप्लाई न्यू नोट की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 10⁻4। ये एनर्जी आ गई, किस में आ जाएगी, जूल में आ गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतना कर लिया, साथ साथ कर लिया करो ताकि आपके लिए इजी रहे। एक पार्ट हो गया। दूसरा क्या करा है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कब, व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻, एक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10⁻15 हर्ट्ज, हिट द मेटल। किसी मेटल से इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट टकराई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अरे ये लाइट टकराई, उसमें से इतनी लाइट इलेक्ट्रॉन निकालने में यूज होगी और रिमेनिंग किस में यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको भी एनर्जी में चेंज कर लो, E इक्वल टू क्या हो गया एच न्यू, E इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 मल्टीप्लाई 10⁻15 माइनस है ये भी क्या आ गया जूल में। अब सुनिएगा मेरा ध्यान से, ये कह रहा है आपके पास ये मेटल है, इस मेटल से ये इतनी एनर्जी की लाइट टकराई, ये टकराई, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी, प्लस में इस जो टकराई थी उसमें से जो रह गई वो किस में यूज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या लिखूं, E इज इक्वल टू E नोट प्लस में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। बोलो आएगा या नहीं आएगा। E आपके पास ये रहा, E नोट आपके पास ये रहा, आपको कैलकुलेट क्या करना है,
काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेना। अरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, उसको मैंने एनर्जी में चेंज कर लिया। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने में यूज होगी। हो गया। इतनी फ्रीक्वेंसी की डाली थी, मतलब वो लाइट जो हमने डाली थी उसको भी एनर्जी में चेंज कर लिया। और आपको क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। तो इतनी एनर्जी की डाली, इट विल बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास रहा, ये आपके पास रहा। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेना, प्लस माइनस तो आपको ही करना पड़ेगा बच्चों। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे इसी टाइप के न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं। एक बार यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं रैंडम न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। अरे बहुत इजी यूनिट है, और मैंने पहले भी कहा है अगर आप कंटिन्यू समझोगे इस यूनिट को तो आसान है, अदरवाइज इससे हार्ड कोई यूनिट नहीं है बच्चों। हो गया? थैंक यू।